करेंगे महिला आरक्षण की खबर के साथ। महिला आरक्षण बिल एक बार फिर संसद के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहले भाषण में इसकी चर्चा की और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला बिल के 128वें संविधान संशोधन के तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। यानी SC/ST सीटों में 1/3 और सदन की कुल सीटों में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यह आरक्षण शुरू में 15 साल के लिए लागू होगा, लेकिन यह बिल पास होने के तुरंत बाद आरक्षण लागू नहीं होगा। यह बिल तब लागू होगा जब लोकसभा और विधानसभाओं में डिलिमिटेशन पूरा हो जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक डिलिमिटेशन का काम जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए सोनिया गांधी ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे की मांग रखी। उन्होंने इस मौके पर अपनी पति स्वर्गीय राजीव गांधी के योगदान की भी चर्चा की। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी को महिला आरक्षण का क्रेडिट देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। वहीं BSP और SP ने भी बिल का समर्थन किया है, लेकिन कोटे में पिछड़े वर्ग का कोटा की भी मांग कर दी है। वंदन विधेयक समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि SC, ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में क्या चल रहा है, चलिए और थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या बोले हम, बिल के पास होने की कितनी उम्मीद है, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां फिर अपनी अपनी चीजें जोड़ रही हैं, कोटा के अंदर और कोटे की मांग कर रही हैं। क्या बिल पास होता दिख रहा है?
देखिए, सबसे पहली बात तो बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कितनी संख्या बिल के समर्थन में आती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल जो है ये बड़ा ही कई राजनीतिक दलों को एक संशय में डाल दिया है, धर्म संकट में डाल दिया है, क्या करें। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कई राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष के हम लोग भाषण सुनाए भी पार्लियामेंट में, जिन्होंने कहा भी, तो अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे, बिल का विरोध नहीं करेंगे। सोनिया गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा कि आप तत्काल इसे लागू करिए, आप जनसंख्या और परिसीमन तक इस इंतजार मत करिए, और SC, ST और OBC जिसकी वजह से पिछली बार बिल पास नहीं हो पाया था, OBC को भी इसमें शामिल करिए। लेकिन शामिल नहीं भी किया जाएगा तब भी सरकार के इस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी। इस तरीके से बसपा ने भी साफ कर दिया कि वो भी इस बिल का समर्थन करेगी। तो बिल का समर्थन लगभग हर पार्टी कर रही है, सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी पार्टियां भी। तो संख्या बल देखने वाली दिलचस्प बात होगी। जितना ज्यादा संख्या होगा, बीजेपी दावा करेगी कि बिल इसके पक्ष में जितना ज्यादा आएगा उतनी बड़ी जीत मानी जाएगी। इसके बाद आज शाम तक ये साफ भी हो जाएगा, शाम में लोकसभा से बिल पारित हो जाएगा और कल राज्यसभा में रखा जाएगा, और कल से परसों तक शुक्रवार तक ये बिल पारित हो जाएगा, और इसके साथ ही संसद से ये बिल पारित माना जाएगा। इसके बाद एक तकनीकी सवाल उठ रहा है जिस पर अभी संशय बना हुआ, क्या इस संविधान संशोधन को राज्यों को विधानसभाओं से मंजूरी लेना जरूरी है क्या? आमतौर पर 2/3 बहुमत से मंजूरी लेना जरूरी होता है। उसके मंजूरी लेने के बाद फिर जनगणना की जाएगी, जनगणना के बाद फिर परिसीमन किया जाएगा, परिसीमन के बाद जो संख्या उभर कर सामने आएगा लोकसभा में और राज्यों को विधानसभा में, उसके हिसाब से यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। जो सीटें आरक्षित हैं SC, ST के लिए, उनमें से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, महिलाओं SC, ST के लिए। अब बाकी जो सीट होंगी उनमें से 1/3 सीट जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये महिला आरक्षण बिल पारित होने के बावजूद लागू हो पाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो सरकार की कोशिश है कि अगले लोकसभा चुनाव तक इसको लागू किया जाए, लेकिन इससे पहले इसका जो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होगी वो मुझे लगता है हर दल अपना क्रेडिट लेते हुए, दावा करते हुए इस लोकसभा चुनाव में उठाएगी। लेकिन कहें संक्षिप्त में तो ये बिल पास होने की संभावना पूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी रहेगी वो लक्ष्मण रॉय ने हमें एक्सप्लेन किया कि पास तो हो जाएगा, लेकिन कौन सी पार्टी क्या सोच रही है, फिर वो कैसे लागू होगा, कब तक लागू होगा, ये सारी बातें भी महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो महिला आरक्षण बिल में शर्तें क्यों, और विपक्ष की कोटा में कोटा की मांग पर क्यों अड़ंगा डालने की है तरकीब, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर, जो कि होगा महिला आरक्षण पर, और नाम रखा है महिला आरक्षण शर्तें लागू। कनाडा के साथ बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बीच भारत ने कनाडा में रहने वाले और वहां जाने वाले भारतीयों को बेहद सतर्क रहने की नसीहत दी है। हालांकि CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कनाडा के साथ बिगड़ते राजनीतिक रिश्ते का कारोबारी रिश्तों पर तत्काल असर पड़ने की संभावना कम है। लक्ष्मण एक बार फिर हमारे साथ है, तो लक्ष्मण बताइए कि ये टेंशन क्यों है और ट्रेड पर क्या कोई इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, दरअसल ये टेंशन जो है ये इस वीकेंड में ज्यादा बढ़ गई। हालांकि G20 में जब आए थे कनाडा के प्रधानमंत्री, उसके वक्त ही लग गया था दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर के। फिर भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था कि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, उस वक्त ही तय हो गया था कि दोनों देशों के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत चल रही थी उसको रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ से जाने के साथ ही जो वहाँ पे हुआ कनाडा की तरफ से जो कदम उठाए गए वाकई काफी निराशाजनक कदम थे, और भारतीय राजनयिक को वहाँ से निकाल दिया गया कनाडा से। और ये कहा गया है कि यहाँ पे जो है सो कनाडा के लिए जो है ये आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए या फिर कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल है, ऐसा आरोप लगाया गया। उसके बाद इसी रविवार में यहाँ पे कनाडा के एक राजनयिक को निकाल दिया गया भारत से। लेकिन अब एक नया मोड़ यहाँ पर यह आ गया है कि कनाडा में चूंकि राजनीतिक चहलकदमी काफी ज्यादा हो गई है, तो कनाडा में जो रह रहे हैं भारतीय, उनके लिए खतरे की घंटी लगातार दिख रही है। और इसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक सख्त एडवाइजरी जारी की गई उन लोगों के लिए जो कनाडा में रहते हैं या फिर जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि जो लोग कनाडा में रह रहे हैं तो वो खास कई सारे क्षेत्र हैं जहां पे काफी ज्यादा घृणात्मक हिंसा हो रही है, राजनीतिक हिंसा हो रही है, उन क्षेत्रों में जाने से बचें। वहां रह रहे हैं तो काफी ज्यादा सतर्क रहें, जो लोग जा भी रहे हैं वो भी बेहद सतर्क रहें, इस बात की एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है। ये एडवाइजरी काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि आपको बता दूं कि पिछले
साल के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें 1,18,000 से ज्यादा भारतीयों को वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी पीआर का स्टेटस वहां पे दिया गया है। और जो वहां पे भारतीय रहते हैं उनसे भारत में रेमिटेंस भी काफी ज्यादा बढ़ता है। ये $3,833 मिलियन का रेमिटेंस हुआ है भारत में कनाडा से, जो कि दुनिया में जिन जिन देशों से होता है उनमें 9वें स्थान पर ये है। तो ये एक असर पड़ने वाली बात होगी। लेकिन दोनों देशों के बीच जो दूसरे कारोबारी रिश्ते हैं उस पर असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तत्काल ट्रेड के मोर्चे पर कोई सख्ती करने की तैयारी सरकार की नहीं है। और आने वाले समय में अगर मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है, रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते हैं, तब सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की खराब कमेंट्री से बाजार में बने दबाव की। इसी के कारण आज सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% से ज्यादा गिरकर बंद हो गए। सेंसेक्स आज 800 तो निफ्टी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड और स्मॉल कैप भी आज पिटाई का शिकार हुए तो निफ्टी बैंक भी 600 अंक तक गिर गया। आइए मार्केट का हाल समझते हैं और ये हालत क्यों हुई इस पर भी बातचीत करते हैं। तो यतिन, मार्केट काफी ज्यादा गिरा आज, तो किन सेक्टर्स और किन शेयर्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखा? देखिए, आज अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक की जो एनालिस्ट मीट हुई और उसमें जो गाइडेंस दिया गया, जो कमजोर माना गया मार्केट के लिए, और उसके वजह से स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट आपने देखी। लेकिन गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सिलेक्टिव बाइंग आपको दिखी सरकारी कंपनीज में। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनीज में 1 से 2% की तेजी रही। एशियन पेंट्स में एक मामूली बढ़त आपको देखने को मिली। लेकिन जैसे कि मैं पहले कह रहा था, आज का कल्प्रिट जो था वो एचडीएफसी बैंक था। निफ्टी का टॉप लूजर 4% की कटौती। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बाजार में थोड़ा बहुत दबाव बनाया, 2% नीचे बंद हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट रही। मिड कैप साइड में क्यूआईपी के लॉन्च के बाद ब्लू स्टार के शेयर में जबरदस्त तेजी, लगभग 13% ऊपर बंद होता हुआ आपको ये शेयर दिखाई दिया। एसजेवीएन रिकॉर्ड लेवल्स पे दिखाई पड़ रहा है शेयर, ये भी 6% ऊपर था। नजारा टेक्नोलॉजी और ब्राइटकॉम जैसे शेयर्स में आज आपने थोड़ी बहुत रिकवरी होते हुए देखी लोअर लेवल से। फ्लिप साइड पे अगर मिड कैप लूजर्स की बात करें तो सरकारी बैंक्स में दबाव था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक में मुनाफा वसूली रही, दोनों ही स्टॉक्स 5-5.5% नीचे थे। और सीसीएल प्रोडक्ट्स और क्वेस्ट कॉर्प के शेयर्स में भी लगभग 4% का दबाव देखा गया। चलिए, तो ये तो बात हो गई बाजार की। लेकिन जैसा यतिन कह रहे हैं एचडीएफसी ने आज काम किया बाजार को गिराने का। तो यतिन, अगर हम इसको समझना चाहें तो बताइए कि एनालिस्ट मीट में एचडीएफसी मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा और फिर उस पर ब्रोकरेजेस का आप क्या कहना है और ये जो हमने हालत देखी बाजार की वो। बिल्कुल, तो देखिए एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट मीट की बात करें तो 4-5 जो बड़े मुद्दे थे जिस पे बाजार थोड़ा बहुत निराश हुआ, उसमें सबसे पहले था एसेट क्वालिटी पे दबाव। क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है और एसेट क्वालिटी कंसोलिडेट होगी, तो एचडीएफसी बैंक को लगता है कि शायद एसेट क्वालिटी में थोड़ा दबाव दिखे। इसके अलावा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी है मर्जर के बाद, तो शायद कॉस्ट ऑफ फंड्स और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां भी आपको थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण 5% तक बुक वैल्यू पे असर देखा जाएगा शॉर्ट टर्म में। ऑब्वियसली क्योंकि एसेट क्वालिटी कमजोर हो रही है, आपके प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, आपके ओवरऑल जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां दबाव बन रहा है, तो जो प्रॉफिट ग्रोथ पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रोकरेजेस उससे कम होगा। इनफैक्ट थोड़े क्वार्टर्स के लिए प्रॉफिट ग्रोथ में जरूरत से ज्यादा कमी आ जाएगी, जिसके कारण ब्रोकरेजेस को लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत दबाव में बंद रहेगा, कारोबार करता रहेगा। और आज इसीलिए 4% नीचे बंद हुआ। और क्लियरली अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो कोई बड़े टारगेट प्राइस कट नहीं हुए, लेकिन हाँ 5% जो बुक वैल्यू पे करंट फाइनेंशियल ईयर पे इंपैक्ट होगा, उसके कारण नोमुरा ने यहाँ टारगेट काटा है लगभग 130-140 रुपए से। स्टॉक ने उसने डाउनग्रेड भी किया है न्यूट्रल। और दूसरे ब्रोकरेजेस की अगर आप बात करें तो 1900 से 2300 तक के टारगेट जो है ब्रोकरेजेस ने बरकरार रखे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में सभी ब्रोकरेजेस मानते हैं कि जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है उसके कारण शायद दबाव बना रहे। जी यतिन, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जिसे लागू करने को लेकर सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक की है। सरकार अगले 1 महीने के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़े रूल्स को भी नोटिफाई कर देगी। कंपनियों ने सरकार को बिल के नियम लागू करने के लिए 18 महीने से 2 साल का वक्त देने की मांग रखी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, नोटिफाई होने वाले हैं जल्दी डेटा प्रोटेक्शन बिल के नियम, लेकिन कंपनियां वक्त मांग रही हैं काफी ज्यादा।
देखिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। अब सरकार इसको लागू करने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार अगले 1 महीने के अंदर अंदर इससे जुड़े हुए सारे नियमों को नोटिफाई कर देगी। आज सरकार ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक की। जितनी भी बड़ी कंपनियां थी या टेक कंपनियां थी, स्टार्टअप कंपनियां थी, उन्होंने सरकार से मांग की कि हमें इसे लागू करने के लिए 18 महीने से लेकर के 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि आपको इतना वक्त नहीं दिया जा सकता, इसके ऊपर काफी काम पहले ही किया जा चुका है। आपको 1 साल का वक्त दिया जाएगा, आप 1 साल के अंदर इसको लागू कीजिए। खासतौर पर जो बड़ी कंपनियां हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर सारे नियमों को लागू करना पड़ेगा, और जो स्टार्टअप कंपनियां या जो टेक एनेबल कंपनियां ज्यादा नहीं है उनको वक्त ज्यादा दिया जा सकता है, उनको 18 महीने तक का वक्त दिया जा सकता है। तो अब सरकार अगले 1 महीने के अंदर अंदर सारे नियम नोटिफाई कर देगी और कंपनियों को ये सारे नियमों को 1 साल के अंदर अंदर इनको लागू करना होगा। जी शुक्रिया। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे गणपति। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब बात करेंगे गणेश उत्सव की। देश भर में गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। जगह जगह गणेश जी के बड़े बड़े पंडाल, भव्य आरती और भव्य श्रृंगार देखने को मिल रहे हैं। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी है। बड़े अभिनेता, नेता सभी गणपति दर्शन के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं। वहीं बाजार भी गुलजार हैं। फूल, मिठाई और सजावटी सामान खरीदे जा रहे हैं। बाजारों में भक्तों की भीड़ है। गणेश उत्सव में मोदक और लड्डुओं की डिमांड काफी ज्यादा है, और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि देश भर में गणेश उत्सव का क्या आलम है। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भी भारी भीड़ उमड़ रही है, और वहां पंडाल में जाकर जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। अगले कुछ दिनों तक अगर आप मुंबई की किसी भी गली से गुजरेंगे तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, और वो होगी गणपति बप्पा मोरया की। मुंबई के फेवरेट बप्पा उनके बीच में पधार चुके हैं भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। मुंबई में इस साल 2500 से ज्यादा गणपति पंडाल लगे हुए हैं, और उनमें से सबसे बड़े गणपति पंडाल लालबाग से राजा के बीच में हम आ चुके हैं। इस पंडाल की इस साल की खासियत ये है कि यहाँ का जो आप स्टेज डिजाइन देख रहे हैं, इसको मशहूर आर्ट निर्देशक नितिन देसाई द्वारा इसका पूरा जितना आप डिजाइन देख रहे हैं, पूरा का पूरा उन्होंने डायरेक्ट किया है, और ये उनकी आखिरी कलाकृति है। अगर भक्तों की बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं लाखों की तादाद में आपको भक्त यहाँ दिखाई देंगे। प्रतिदिन 15 से 20 लाख भक्तों की आने की संभावना है, और अगले 10 दिनों में यहाँ पर कम से कम 1.5 करोड़ भक्त आपको दिखाई देंगे, जिसमें नामी गिरामी लोग अमिताभ बच्चन से लेकर अमित शाह से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे जैसे बड़े बड़े हस्तियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जैसा कि मुंबईकर कहते हैं कि यूं तो सभी देवों के आगे ये सर झुका है मोरया, पर अपना है तू दर पे हमारे आया है मोरया। CNBC आवाज की तरफ से मैं अनुराग तिवारी आशा करता हूं कि बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको सारी रिद्धि और सिद्धियों से नवाजें। जी हाँ, यही हमारी कामना है कि बप्पा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपको रिद्धियों और सिद्धियों से नवाजे। तो अनुराग एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आए थे लालबाग के राजा से, लेकिन पूरे मुंबई में इस वक्त गणपति की धूम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया में भी गणपति आए हैं। कल पूरे अंबानी परिवार ने पहले बप्पा का स्वागत किया और फिर पूजा अर्चना की। इस मौके पर बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। बप्पा की छटा देखते ही बन रही थी। इस मौके पर CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल भी एंटीलिया पहुंचे और पूजा अर्चना की। एंटीलिया से बप्पा की विदाई आज शाम होने वाली है और बप्पा के स्वागत में गीत संगीत सब कुछ जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें लगातार जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा खबरें देख सकते हैं बस एक क्लिक पर। नमस्कार।